Morning friends, welcome to 14th lecture of concrete टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आज हम फर्दर क्लासिफिकेशन आज ये एग्रीगेट का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं पूरा एग्रीगेट ख़त्म कर दूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट पूरा ख़त्म हो जाएगा अपना, ठीक है। और कल अपन ने क्या पढ़ा था, फ्लैंकीनेस रेशियो पढ़ा था, और फ्लैंकीनेस इंडेक्स पढ़ा था, और इलोंगेशन इंडेक्स पढ़ा था। आशा करूँगा आपको समझ में आया हो। और आज हम यूनिट वेट पे बात करेंगे एग्रीगेट की, कि अलग अलग कौन कौन से तरीके के यूनिट वेट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब भाई जो एग्रीगेट का यूनिट वेट है वो हम तीन तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक तो नॉर्मल वेट ऑफ एग्रीगेट, लाइट वेट ऑफ एग्रीगेट, और हैवी वेट ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मल, लाइट हल्का, और हैवी, ठीक है। तीन तरीके से एग्रीगेट के जो हमारा वो है उसको हम वेट को क्लासिफाइड करते हैं। जो नॉर्मल वेट ऑफ एग्रीगेट है वो क्या होता है, तो कॉमनली यूज ऑफ एग्रीगेट सैंड, ग्रेवल, क्रश रॉक सच एज ग्रेनाइट, बसाल्ट, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन एंड ब्रिक, ब्लास्ट एसेट्रा। जो कॉमनली यूज ऑफ एग्रीगेट होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। जस्ट अ मिनट, वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि अपना सैंड, ग्रेवल, ये सब हो गया, ये कॉमनली इसके अंदर आते हैं। विच हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन 2.5 टू 2.7, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 2.5 टू 2 पॉइंट। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जो जैसे कि आप जिसकी भी डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी, या रिलेटिव क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ऐसा बोला जाता है कि उसका एग्रीगेट का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हाई रहेगी, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो उसकी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या शो करती है, स्ट्रेंथ शो करती है, किसकी, एग्रीगेट की। तो जो इसका है उसका कितना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, 2.5 टू 2.7, ठीक है। इसके बीच में इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन मेजर करते हैं। प्रोड्यूस कॉन्क्रीट विथ यूनिट वेट रेंजिंग बिटवीन 23 टू 26 किलो न्यूटन मीटर क्यूब एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ एट 28 डेज बिटवीन 15 टू 14 मेगा पास्कल आर टर्म्ड एज नॉर्मल वेट ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। जब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 और 2.7 की प्रोड्यूस होगी कंक्रीट की, किस पे, यूनिट वेट की रेंज कितनी रहेगी, तो अगर उसका यूनिट वेट 23 टू 26 किलो न्यूटन मीटर क्यूब रहता है, या क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी 28 डेज के बाद 15 टू 40 मेगा पास्कल रहती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल वेट ऑफ कंक्रीट बोलेंगे, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या हुआ, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बीच में रहती है, 2.5 टू 2.7 के बीच में रहती है, कब, जब वो प्रोड्यूस करती है कंक्रीट पे, जब ये प्रोड्यूस होगी कब, कंक्रीट के ऊपर कब प्रोड्यूस होगी, जब उसका जो यूनिट वेट रहेगा कंक्रीट का वो किसके बिटवीन रहेगा, 23 टू 26 किलो न्यूटन मीटर क्यूब के बिटवीन रहेगा। तब उसको हम कंसीडर करेंगे कि भाई वो नॉर्मल वेट ऑफ कंक्रीट है। या तो क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी जो रहेगी 28 डेज की बिटवीन, 28 डेज के बाद जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी वो 15 टू 40 मेगा पास्कल के बीच बिटवीन रहेगी, और फिर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 टू 2.7 आती है, तो उसको अपन नॉर्मल वेट ऑफ कंक्रीट कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये जो यूनिट वेट है इसका, ठीक है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इसके बिटवीन आनी चाहिए, तो क्या होएगा, नॉर्मल वेट ऑफ कंक्रीट रहेगा। या तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो अपन 28 के बाद क्योरिंग व्योरिंग के बाद क्यूब करते हैं, उसके बाद उसकी 15 से 40 के बीच में मेगा पास्कल अगर स्ट्रेंथ आती है, और वो क्यूब की स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन निकालते हैं, जो कि मैंने बताया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करके निकाल सकते हैं अपन, अगर निकालनी हो तो अगर उसकी 2.5 टू 2.7 आती है तो वो नॉर्मल कंक्रीट कहने के लायक, नॉर्मल वेट ऑफ कंक्रीट कहने के लायक है, ठीक है। अब वो बात हो गई अपनी किसकी, नॉर्मल वेट ऑफ कंक्रीट की, एग्रीगेट की, सॉरी। अब अपन बात करते हैं लाइट वेट ऑफ एग्रीगेट की। अब लाइट वेट ऑफ एग्रीगेट हैविंग यूनिट वेट अप टू 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जो लाइट
लाइट वेट एग्रीगेट होता है उसका जो यूनिट वेट होता है कितना होता है 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहता है। आर यूज टू मैन्युफैक्चर द स्ट्रक्चरल कंक्रीट एंड मशीनरी ब्लॉक फॉर रिडक्शन ऑफ सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। जो अपन को स्ट्रक्चर का वेट घटाना हो तो हम वहाँ पे ये वाला एग्रीगेट यूज़ करते हैं, ठीक है। या कंक्रीट का वेट या मशीनरी ब्लॉक के अंदर भी हम इसके अंदर क्या ये वाला लाइट वेट एग्रीगेट यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है जो स्ट्रक्चर है थोड़ा लाइट हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। दिस एग्रीगेट कैन बी आइदर नेचुरल सच एज डाइटोमाइट एंड पुमासाइज वोल्केनिक सिंडर और मैन्युफैक्चर सच एज ब्लोटेड क्ले सिंटरर फ्लाई ऐश और फोम्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अब इन सब की इमेज मैं आपको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मिलती है तो मैं आपको शो करता हूँ। देखो ये जो इमेज है लाइट वेट कंक्रीट के लाइट वेट एग्रीगेट का एक पार्ट है वॉल्केनिक सिंडर, उसकी इमेज है, ठीक है। ये जो इमेज है वो डाइटोमाइट की इमेज है, आप देख सकते हैं अर्थ रॉक से मिलता है ये अपन को, वाइट कलर का है होता है लाइमस्टोन जैसा, ठीक है। इसका प्रोसेस भी बताया डाइटोमाइट का, देखते हैं। नेचुरल डाइटोमाइट उसको किलन में डालते हैं, ठीक है। कैल्शियनाइट डाइटोमाइट बनता है किलन में डालने के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर उसको एक मिनट तो सोडियम कार्बोनेट ये कुछ और बना रहे हैं, एग्रीगेट नहीं बना रहे। अच्छा ये जो इसका पहले ओर मिला अपन को, उसको अपन क्रश करेंगे, चालू है कि नहीं, इसको अपन क्रश करेंगे, ठीक है। क्रश करने के बाद अपन को नेचुरल डाइटोमाइट मिलेगा, उसको अपन कीलन में डालेंगे नेचुरली, ठीक है। तो दो तरीके के क्लासिफाइड डाइटोमाइट निकलेंगे, एक कैल्शियनाइट डाइटोमाइट और प्लस कैल्साइट डाइटोमाइट। तो इस तरीके का होता है डाइटोमाइट, इसको भी हम उसमें यूज़ करते हैं, ऐसा एग्रीगेट यूज़ करते हैं। क्लियर। ब्लोटेड क्ले की तो मैंने इमेजेस आपको दिखाई है, इस तरीके से होती है ब्लोटेड क्ले की इमेजेस, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग वो जो मैंने आपको डाइटोमाइट और वो दिखाया था वो थे नेचुरली पाए गए एग्रीगेट, और ये जो है वो मैन्युफैक्चर करके बनाए जाते हैं, ठीक है। लाइट वेट इस तरीके के ब्लोटेड क्ले एग्रीगेट रहते हैं। क्लियर। सिंटर्ड फ्लाई ऐश एग्रीगेट इस तरीके से वो जो ब्लास्ट फर्नेस से निकलते हैं, ठीक है। उसकी जो फ्लाई ऐश रहती है उससे जो बनाया गया एग्रीगेट है सिंटर्ड फ्लाई ऐश एग्रीगेट, लाइट वेट एग्रीगेट इस तरीके से होते हैं। देखो आपको इमेज दिख रही होगी, तो वो जो इमेजेस मैंने आपको दिखाई वो लाइट वेट एग्रीगेट की थोड़ी बहुत इमेजेस थी, ठीक है। अब इन एडिशन टू रिडक्शन इन द वेट द कंक्रीट प्रोड्यूस बाय यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट प्रोवाइड बेटर देयर थर्मल इंसुलेशन एंड इम्प्रूव फायर रेजिस्टेंस। जो कि इन सब चीज़ों से क्या बोलते हैं एग्रीगेट से बनती है, कंक्रीट हम बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो लाइट वेट एग्रीगेट से जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो जो थर्मल इंसुलेशन उसका बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। मतलब हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है और फायर रेजिस्टेंस होते हैं वो, मतलब उसके जो हम आग लगने के चांसेस होते हैं स्ट्रक्चर में वो कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब लगेगी तो सही पर रेजिस्टिव रहेगा वो बाकी सारे एग्रीगेट के मुकाबले। द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट इज़ इट्स लो डेंसिटी। जो मेन रिक्वायरमेंट है लाइट वेट एग्रीगेट की वो है उसकी लो डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी उसकी लो होती है। सम स्पेसिफिकेशन लिमिट्स द यूनिट वेट ऑफ 12 kilonewton per meter cube for the fine aggregate and approximately 10 kilonewton per meter cube for coarse aggregate for the use in concrete। अब क्या है कि जो थोड़ी स्पेसिफिकेशन है यूनिट वेट के हिसाब से, तो फाइन एग्रीगेट के लिए जो यूनिट वेट रहेगा लाइट वेट एग्रीगेट का वो रहेगा कि 12 किलो न्यूटन मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, और कोर्स एग्रीगेट के लिए रहेगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अगर हमको उसको कंक्रीट में यूज़ करना है तो, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई वाटर एब्जॉर्प्शन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स
बिकम स्टिफ विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ मिक्सिंग। अब जो एग्रीगेट के अंदर क्या होता है भाई, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वो जल्दी से स्टिफ हो जाता है, स्टिफनेस जल्दी प्रोवाइड हो जाती है कॉन्क्रीट के अंदर। दस रिक्वायरिंग द वेटिंग ऑफ कॉन्क्रीट बिफोर मिक्सिंग इन द मिक्सचर, इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है उसको गीला रखने के लिए, अगर हम जब तक उसको यूज़ नहीं कर रहे तो। ठीक है, अब अभी तक हमने नॉर्मल वेट ऑफ एग्रीगेट की बात कर ली, लाइट वेट एग्रीगेट की बात कर ली, और अब हम बात करेंगे हैवी वेट ऑफ एग्रीगेट की। सम हैवी वेट ऑफ और हाई डेंसिटी एग्रीगेट सच एज बारेटे, भाई नाम ही ऐसे रखते हैं लोग, पढ़ाई भी नहीं आती, फेरोफॉस्फोरस, जियोथिटिक हेमाटाइट, और फिर क्या है, इल्मेनाइट, लाइमोनाइट, मैग्नाइटाइट, डिग्रेस्ड एंड स्क्रैप आयरन्स एंड आयरन शॉट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी वेट कंक्रीट। बहुत भारी नाम है, बहुत भारी नाम है ये, जिनकी देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमको बाजू में देखे रखी है, बाराइट की भी देखे रखी है 4 से 4.6 की, फेराफॉस्फोरस की देखे रखी है 5.8 से 6.8 की, जियोथाइटाइट की देखे रखी है 3.4 से 3.7 की, हेमाटाइट की देखे रखी है 4.9 से 5.3 की, इलेमेनाइट की देखे रखी है 4 से 4.6 तक की स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, लाइमोनाइट की 3.4 से 4 तक उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, मैग्नाइट की 4 स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, और डिग्रेस्ड स्क्रैप आयरन की और आयरन शॉट की 6.2 टू 7.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। ठीक है, ये सब मैन्युफैक्चर होते हैं काय के लिए, हाई वेट ऑफ कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मोर इफेक्टिव रहते हैं, विच इज़ मोर इफेक्टिव फॉर रेडिएशन शील्ड, जो रेडिएशन शील्ड है उसके लिए बहुत इफेक्टिव रहते हैं। अब मैं ना इनकी आपको इमेज दिखा देता हूँ अगर मुझे मिलती है तो, एक तो एग्रीगेट की इमेज दिखा देते हैं तो क्या अपन को एक प्रैक्टिकल भी अपन को पता चल जाए कि किस तरीके से रहती है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल बैटरी किस तरीके से होता है, ये हैवी, बहुत हैवी रहता है, देखो वाइट कलर का एकदम डायमंड जैसा लग रहा है। ये देखो ये यूज़ कर रहे हैं बेराइट एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट, हैवी वेट ऑफ कॉन्क्रीट, ये रहा बेराइट्स माइनिंग से निकला। ठीक है, एक बेराइट क्या होता है, एक मिनरल का नाम है, मिनरल से ही बनता है, मैन्युफैक्चर करके इस तरीके से होता है, हैवी वेट ऑफ कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। देखो मैग्नेटाइट एग्रीगेट इस तरीके से होता है, एकदम ब्लास्ट जैसा होता है। ठीक है, काला कलर का, मिनरल में वो इस तरीके से अपन को मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग करके उसको अपन इस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं। मैग्नाइट इज़ द नेचुरल एग्रीगेट मैन्युफैक्चर फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड मैग्नाइट्स विथ इट्स हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैग्नाइट इज़ यूज्ड फॉर अ कोर्स मटेरियल टू प्रोड्यूस हैवी वेट, देखो ये हैवी वेट ऑफ कंक्रीट के लिए उसको प्रोड्यूस किया जाता है। व्हेन यूज्ड एज एन एग्रीगेट पोर्शन ऑफ कंक्रीट मिक्सचर, मैग्नाइट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट टू ट्वाइस दैट द स्टैंडर्ड कंक्रीट। ठीक है, अब उसको जैसे कंक्रीट के अंदर मिक्स किया जाता है तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट ट्वाइस बढ़ा देता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट से ज़्यादा कर देता है। ठीक है, इसका ये प्रॉपर्टी है मैग्नाइट क्या। अब ये रेडिएशन शील्ड के लिए ये जो एग्रीगेट्स है हाई वेट ऑफ एग्रीगेट ये इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, कंक्रीट हैविंग यूनिट वेट ऑफ अबाउट 30, 31, 35, 38, 40, 47, 57 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग टिपिकल जियोथाइट्स, लेमोनाइट्स, ब्राइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, फेरो फॉस्फोरस एंड स्क्रैप आयरन एंड रिस्पेक्टिवली। इन सब से इतने कंक्रीट वेट का प्रोडक्शन अपन कर सकते हैं। 30 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 31 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 35 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 38 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 40 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 47 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 57 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जितने का यूनिट वेट का प्रोडक्शन हो सकता है बाय यूजिंग दिस गिवन मिनरल्स। ये सब मिनरल्स हैं जो हमको किससे नेचुरली मिलता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके अपन क्या बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं। क्लियर, वेयर हाई फिक्स्ड वाटर
content is desirable, serpentine or bauxite can be used. मतलब which has a slightly higher density and than normal density of aggregate. जहाँ पे हाई फिक्स वाटर कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम कौन सा एग्रीगेट यूज़ करते हैं, सेर्पेंटाइन और बॉक्सटाइन बॉक्सटाइन एग्रीगेट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेंसिटी रहती है वो नॉर्मल एग्रीगेट से ज़्यादा रहती है, इसलिए हम वहाँ पे ये दो एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको पूछूंगा कहाँ पे, मीटिंग में। ठीक है, कौन सा एग्रीगेट यूज़ करते हैं अपन, कब, जब अपन को वाटर कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है तब, हाई फिक्स वाटर कंटेंट चाहिए होता है तो अपन सेर्पेंटाइन और बॉक्सटाइन यूज़ करते हैं। अब स्क्रैप आयरन इज यूज्ड वेयर कंक्रीट विथ अ डेंसिटी मोर देन 47 किलोन्यूटन मीटर क्यूब इज रिक्वायर्ड। स्क्रैप आयरन यूज होता है जहाँ पे 47 किलोमीटर से 47 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा डेंसिटी चाहिए होती है। द मेन ड्रॉबैक विथ दिस एग्रीगेट इज दैट दे आर नॉट suitably graded and hence it is difficult to have adequate workability without segregation। ठीक है, अब हाँ, वर्केबिलिटी। अब ये जो एग्रीगेट रहते हैं इनकी क्या परफेक्ट साइज़ नहीं रहती, शेप साइंस रहती है, तो उसकी वजह से क्या इनकी वर्केबिलिटी एडुकेट नहीं रहती है। ठीक है, अब जो सेग्रीगेशन है, जो सेग्रीगेशन यानी क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर ना एग्रीगेट अलग हो जाते हैं, सीमेंट अलग हो जाता है, ऊपर एग्रीगेट दिखते हैं, उसका मतलब सेग्रीगेशन होता है। उसकी विदाउट सेग्रीगेशन के अलावा है उसकी वर्केबिलिटी अच्छी नहीं रहती, एडिक्वेट नहीं रहती, तो वो थोड़ी डिफ़िकल्टी है ये हैवी एग्रीगेट्स के अंदर, है ना। इन जनरल सिलेक्शन ऑफ एन एग्रीगेट इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल प्रॉपर्टी, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। सही बात है, कोई भी एग्रीगेट आप कब सिलेक्ट करोगे, या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख के कैसा है क्या है नहीं है, या तो उसकी अवेलेबिलिटी देख के भाई अपने पास में नहीं मिल रहा है कि नहीं, या उसकी कॉस्ट देख के। अवेलेबिलिटी क्यों? क्योंकि अगर पास में मिलता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपन को सस्ती पड़ती है, इसलिए वो देख के अपन वो एग्रीगेट को चूज़ करते हैं। क्लियर? सेकेंड, हाई डेंसिटी एग्रीगेट शुड बी रिजनेबली फ्री ऑफ फाइन मटेरियल। जो हाई डेंसिटी एग्रीगेट होता है वो रिजनेबली फ्री रहता है और फॉर फाइन मटेरियल, ऑयल एंड फॉरेन सब्सटेंस दैट मे इफेक्ट आइदर द बॉन्ड ऑफ पेस्ट टू एग्रीगेट पार्टिकल्स और हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। रिजनेबली फ्री। अब रिजनेबली, एक मिनट, अब रिजनेबल का मतलब वो ये होता है कि वो अच्छी तरीके से फेयरली सेंसेबल बिहेव करते हैं, इसके साथ फाइन मटेरियल के साथ, ऑयल के साथ और फॉरेन सब्सटेंस के साथ। ठीक है, मतलब बाहर के जो सब्सटेंस है उसके साथ, उससे क्या होता है वो इफ़ेक्ट कर सकता है किस पे, या तो पेस्ट ऑफ एग्रीगेट के या पार्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट के पार्टिकल्स पे इफेक्ट कर सकता है, या तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पे इफेक्ट करेगा। जो हाई डेंसिटी के एग्रीगेट होते हैं वो रिजनेबली फ्री रहते हैं, किसके साथ, फाइन मटेरियल के साथ, ऑयल के साथ एंड फॉरेन सब्सटेंस के साथ। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अप्रोप्रिएट, रिजनेबली फ्री रहते हैं यानी अप्रोप्रिएटली फ्री रहते हैं, तो उससे इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बॉन्डिंग पेस्ट होता है ना एग्रीगेट का, उसमें तकलीफ आती है, या तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के अंदर आती है तकलीफ है। ठीक है, फॉर गुड क्वालिटी, फॉर गुड वर्केबिलिटी और मैक्सिमम डेंसिटी एंड इकोनॉमी एग्रीगेट शुड बी रफली क्यूबिकल इन शेप एंड फ्री फ्रॉम एक्सेसिव फ्लैट एंड इलोंगेटेड पार्टिकल्स। फॉर अच्छी वर्केबिलिटी के लिए और मैक्सिमम डेंसिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए जो एग्रीगेट है वो रफली होने चाहिए, क्यूबिकल शेप में होने चाहिए और एक्सेसिव इलोंगेशन पार्टिकल से फ्री होने चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छे कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन टेक्सचर, लास्ट क्लासिफिकेशन है अपना। टेक्सचर का क्लासिफिकेशन आपको IS कोड 383 1970 में से भी मिल सकता है, आप वहाँ पर भी जाके रेफर कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको टेबल दिया है जिसके अंदर क्या दिया है, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट दे के रखा है, तो सरफेस टेक्सचर दे के रखे हैं, तो 5 तरीके के टेक्सचर बताए अभी इसके अंदर पेरिसिलेट के अंदर, कि ग्लासी, स्मूथ,
गैनुअल, क्रिस्टलाइन और हनीकॉम एंड पोरस। अब जो ग्लासी है उसका एग्जांपल है ब्लैक फ्लाइट, फिर स्मूथ का है ये सारे एग्रीगेट, मार्बल्स और चेरेट, स्लेट, फिर सम रायोलाइट करके है, वो स्मूथ टेक्सचर रहता है इनका। ग्रैनुअलर टेक्सचर बोले तो सैंड स्टोन और ऑलाइट का रहता है ग्रैनुअल टेक्सचर। फिर क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल जैसे दिखने वाले वो बसाल्ट और ट्रेचाइट। फिर मीडियम क्रिस्टलाइन दिखने वाले अपने ये डोलेराइट, फिर ग्रेनोफायर और ग्रेनुआइट, फिर सम लाइमस्टोन्स एंड डोलोमाइट्स, ये सब रहते हैं। फिर कोरस कौन रहता है, गेबो, गैनीस, ग्रेनाइट, साइनाइट। ठीक है, हनीकॉम स्ट्रक्चर यानी हनी जैसा जो अपने हनी का छज्जा नहीं होता, छज्जा उसका जैसा स्ट्रक्चर, या पोरस स्ट्रक्चर तो स्कॉर्पिया, पुमिस एंड ट्रेस, ये जो एग्रीगेट्स के नाम हैं जो कि आदम पता नहीं किसने रखे, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन नाम रखे, बोलने में भी नहीं आते। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्सचर्स ऑन स्ट्रेंथ, मतलब क्या इन्फ्लुएंस रहता है, तो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स, अगर स्मूथ टेक्सचर रहेगा और रफ टेक्सचर 0 रहेगा तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.54 लेंगे। ठीक है, 50 रहेगा और 50-50 अगर रफ और स्मूथ रहेगा तो 0.57 वाटर सीमेंट रेशियो लेंगे, और 100% रफ रहेगा तो अपन क्या लेंगे, 0.6% वाटर सीमेंट रेशियो लेंगे। अब स्ट्रेंथ 28 डेज के अंदर कैसे आएगी, अगर स्मूथ है 100% तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 34.8 आएगी, और फ्लैक्चरल जो स्ट्रेंथ है वो 4.3 मेगा पास्कल आएगी। ठीक है, 50-50 रेशियो रहेगा तो 32.1 कंप्रेसिव, 6 फ्लेक्सिबल फ्लैक्चर स्ट्रेंथ आएगी, और 100% रफ रहेगा तो अपना जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज के बाद वो 29.5 आएगी, और फ्लैक्चरल जो स्ट्रेंथ है वो 4.8 आएगी। तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो इसके अंदर मेरे को लगता है 50-50 वाला लेना चाहिए। 50-50 ऑप्शन हमेशा अच्छा रहता है। तो 32.1 और 4.6, क्योंकि उसके अंदर आपको दोनों जो कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ भी सही मिल रही है और फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ भी सही मिल रही है। एज पर फ्रॉम आवर टेबल, विथ इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ रफ टेक्सचर, एग्रीगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज। ठीक है, रफ टेक्सचर जैसे ही बढ़ता जाता है वैसे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। This is due to the fact that more paste is required to lubricate particles. ये इसलिए है क्योंकि अगर रफ टेक्सचर रहेगा तो हमको ज़्यादा पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी लुब्रिकेट करने के लिए पार्टिकल्स को। इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो ऑल्सो रिड्यूस्ड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और जैसे ही अगर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होता है तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, है ना। और यहाँ पे आज एग्रीगेट का पोर्शन समाप्त होता है। नेक्स्ट मंडे से मैं आपको सेंट के बारे में और सेंट के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, या अलग इंग्रेडिएंट्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका जो असाइनमेंट है वो आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए, और देखते रहिए, है ना। बाय बाय।